हाय हेलो एवरीवन। सो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट आ गए हैं, तो उसी पे डिस्कशन करेंगे कैसे नंबर्स रहे कंपनी के, आगे का कैसा ट्रेंड बनता है, मैनेजमेंट ने क्या गाइडेंस दिया एसेट क्वालिटी के ऊपर, आगे प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर अपने कॉन कॉल के अंदर, एंड कैसा सिनेरियो कैसा एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं इस बैंक से। सो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का बेसिकली मेन प्रॉब्लम क्या चल रहा है हमको पता है। एसेट क्वालिटी में जो माइक्रो फाइनेंस का पोर्टफोलियो है इनका, उसमें सबसे बड़ा पेन है, वही इनके प्रॉफिटेबिलिटी को, इनके ग्रोथ को, मार्जिन को इम्पैक्ट कर रहा है। तो मेन फोकस उसी पे रखेंगे एंड साथ में अदर जो इनके नंबर्स हैं ग्रोथ वगैरह पे, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। सो अगर आप थर्ड क्वार्टर का परफॉर्मेंस देखो बैंक का, डिपॉजिट लोन बुक हम आगे डिस्कस करेंगे। एसेट क्वालिटी में सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप देखोगे तो ग्रॉस एनपीए बैंक का सीक्वेंशियली थोड़ा सा और इंक्रीज हुआ है। 2 बेसिस पॉइंट से इनका जो ग्रॉस एनपीए वो इंक्रीज हुआ है, 1.94% पे आया है इस क्वार्टर में। लास्ट क्वार्टर में 1.92% था, तो मतलब माइनर सा इंक्रीज देखने को मिला है ग्रॉस एनपीए में। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो इंक्रीज हमको देखने को मिला है वो माइक्रो फाइनेंस बुक से देखने को मिला है। अगर आप माइक्रो फाइनेंस बुक को एक्सक्लूड कर दोगे तब बैंक का जो ग्रॉस एनपीए है वो 1.81% पे आया है इस क्वार्टर में। लास्ट क्वार्टर में ये नंबर 1.88% था। यानी सीक्वेंशियली इनका जो ग्रॉस एनपीए है वो इंप्रूव हुआ है, अगर हम माइक्रो फाइनेंस बुक को एक्सक्लूड कर दे तो। ये एक छोटा सा पॉजिटिव देखने को मिला है। SMA 1 प्लस SMA 2 यानी कि नंबर ऑफ कस्टमर जिन्होंने एक ईएमआई या दो ईएमआई मिस करी है, ये भी अगर आप माइक्रो फाइनेंस बुक को एक्सक्लूड करके देखोगे तो इसमें भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 0.82% हो गया है, लास्ट क्वार्टर में 0.85% था। एंड अगर आप ग्रॉस एनपीए देखोगे सिर्फ रिटेल, रूरल और एमएसएमई बुक का, अगेन माइक्रो फाइनेंस बुक को एक्सक्लूड करके, तो भी बैंक का जो ग्रॉस एनपीए है वो स्टेबल है, 1.46% है। लास्ट क्वार्टर में 1.50% था। सो ये तीनों चारों चीज़ों जो हैं वो क्या हाईलाइट कर रही है कि बैंक का जो बाकी का पोर्टफोलियो है, जो इनका रिटेल लोन है, कंज्यूमर लोन है, होम लोन है, व्हीकल लोन है, ये सारा बुक अच्छा कर रहा है। माइक्रो फाइनेंस वाला बुक जो है वो खराब कर रहा है बैंक के लिए। लेकिन बाकी जो बुक्स हैं, बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें सिक्वेंशियली इनफैक्ट हमको इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। अब अगर आप इस क्वार्टर में देखोगे तो बैंक के जो फ्रेश एनपीए बने हैं, ग्रॉस स्लीपेजेस जिनको बोलते हैं, सो 2192 करोड़ का टोटल स्लीपेजेस बना है, जो लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में 162 करोड़ ज्यादा है। मतलब कितने से इंक्रीज हुआ? 162 करोड़ से। अगेन इसमें भी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि 143 करोड़ इस 162 करोड़ में से माइक्रो फाइनेंस वाले बिजनेस से आया है। यानी अगेन वो चीज फिर से हाईलाइट होती है कि जो इनका माइक्रो फाइनेंस का बुक है वो खराब कर रहा है, लेकिन उसको छोड़ के जो बाकी के प्रोडक्ट्स हैं वो बैंक के लिए अच्छा कर रहे हैं, उसमें स्टेबिलिटी है, इनफैक्ट उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट भी है। लेकिन इसी के साथ में ये चीज भी हाईलाइट हो रही है कि माइक्रो फाइनेंस वाला जो बुक है उसमें पेन कंटिन्यू है। तो जो एक्सपेक्टेशन था पहले हमको कि सेकंड हाफ में मे बी थोड़ी सी स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के माइक्रो फाइनेंस की बुक से, वो इस क्वार्टर में होते हुए नहीं दिखी है। इनफैक्ट थोड़ा सा ये पेन और बढ़ गया है बैंक के लिए। बाकी और फर्दर अपडेट देखते हैं बैंक का। अभी इनको दिसंबर 24 में 6 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं, जो मर्जर हुआ था आईडीएफसी का और कैपिटल फर्स्ट का। अब इन 6 ईयर्स में अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए, वो है इनका डिपॉजिट बुक का नंबर। तो लास्ट 6 ईयर्स में ऑलमोस्ट 6 टाइम की ग्रोथ आई है कस्टमर डिपॉजिट में। लेकिन इसमें भी बड़ा हाईलाइट क्या है कि रिटेल डिपॉजिट इनके लिए 17 टाइम पे ग्रो किया है, जो कि एक बैकबोन होता है किसी भी एक बैंक के लिए। और कासा डिपॉजिट बैंक के लिए 21 टाइम पे ग्रो किया है। ये एक सबसे बड़ी अचीवमेंट है इस बैंक के लिए लास्ट 5-6 ईयर्स की अगर हम बात करें तो। देन इसके बाद में अगर आप इनका डिपॉजिट बुक का नंबर देखोगे इस क्वार्टर में, 29% की ग्रोथ है, बहुत अच्छी ग्रोथ है। रिटेल डिपॉजिट बैंक के लिए 30% पे ग्रो किया अगेन। और सबसे इंपॉर्टेंट कासा डिपॉजिट 32% से ग्रो किया है फिर से इस क्वार्टर के अंदर। आई थिंक कोई ऐसा क्वार्टर मुझे याद आता नहीं है जहां पे इस बैंक का जो कासा डिपॉजिट है वो 10%, 5% जैसे बाकी बैंकों का हम देखते हैं उस लेवल पे ग्रो किया हो। कंसिस्टेंटली हर एक क्वार्टर में, हर एक फाइनेंशियल ईयर में इस बैंक का जो कासा डिपॉजिट है वो हाई बेस के ऊपर भी 30-40% से ग्रो करता जा रहा है। यही रीजन है कि इसका कासा रेशियो हमको पूरी इंडस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट लगता है। अभी भी 47-48% के आसपास का कासा रेशियो है। एंड अभी तो इन्होंने जो हाई इंटरेस्ट रेट की ऑफर करते थे अपने सेविंग अकाउंट पे, उसको भी कम कर दिया है पिछले कुछ मंथ से। स्टिल कासा रेशियो इस बैंक का काफी अच्छा है, तो इस पार्ट पे तो बैंक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है हर एक क्वार्टर के अंदर। देन अगर हम इनका कॉस्ट ऑफ फंड का नंबर भी देखें तो ये भी स्टेबल है। आप देखोगे तो सीक्वेंशियली हार्डली 3 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज हुआ है इनके कॉस्ट ऑफ फंड में। और कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट तो बिल्कुल फ्लैट है लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में। जबकि आप बाकी लेंडर का देखोगे तो कंसिस्टेंटली उनका जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो इंक्रीज होता जा रहा है, और वो उनके मार्जिन को ज्यादा नेगेटिवली इंपैक्ट कर रहा है। आईडीएफसी के साथ में ये चीज क्यों नहीं हो रही है? बिकॉज कासा बुक उनका स्ट्रांग है।
जो सबसे चीप डिपॉजिट होता है उसको ये बैंक काफ़ी फास्ट पेस पे ग्रो कर रहा है, एंड इनकी जो डिपेंडेंसी है टर्म डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट के ऊपर वो काफ़ी कम है कंपेयर टू अदर बैंक, सो ये इनके लिए फेवरेबल चीज़ है। देन इसके साथ में अगर आप इनका लोन बुक का कंपोजिशन देखोगे तो लास्ट कुछ क्वार्टर्स में इन्होंने कॉर्पोरेट लोन की तरफ अपना फोकस इंक्रीज किया है, जिससे आपको दिखेगा कि इनका जो यील्ड का नंबर है या जो मार्जिन के नंबर हैं उस पर भी थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ना स्टार्ट हुआ है। सो इनके आप पूरे प्रोडक्ट देखोगे तो एक दो चीज़ हमको ऑब्जर्व होती है कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ किस प्रोडक्ट के अंदर हो रहा है, तो होम लोन का प्रोडक्ट उसमें से काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। देन आपका व्हीकल लोन, इसमें अच्छी ग्रोथ है, एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड, गोल्ड लोन, सो इन सारे प्रोडक्ट्स में ज़्यादा ग्रोथ है, यानी कि मोस्टली जो सिक्योर्ड प्रोडक्ट्स हैं उनमें बैंक ज़्यादा फोकस कर रहा है, उनको काफ़ी हाई पेस पे ग्रो कर रहा है। बाकी जो आपका कंज्यूमर लोन है वो सिर्फ 10% से ग्रो हुआ है, बिकॉज इंडस्ट्री में आप देखोगे तो थोड़ा सा एसेट क्वालिटी को लेकर के कंसर्न है कंज्यूमर लोन वाले प्रोडक्ट को लेकर के, तो आईडीएफसी भी इसको ज़्यादा पेस पे ग्रो नहीं कर रहा। एंड माइक्रो फाइनेंस जहाँ पे सबसे बड़ा पेन चल रहा है इस बैंक के लिए, उसमें 19% का डिक्लाइन देखने को मिला है। ये पूरे इंडस्ट्री में चल रहा है करेंटली। कोई भी माइक्रो फाइनेंस लेंडर जो है वो अपने इस बुक को पॉजिटिवली हाई पेस पे ग्रो नहीं कर रहा, बिकॉज जो आपने एग्जिस्टिंग लोन दिए हैं उसी को आप रिकवर नहीं कर पा रहे, उसी में एनपीए का प्रॉब्लम है। सो ये बैंक भी 19% से डी ग्रो किया है इन्होंने अपने माइक्रो फाइनेंस वाले बुक को। ओवरऑल लोन बुक जो है वो 22% पे ग्रो हुआ है। देन इनका अगर आप कलेक्शन एफिशिएंसी का नंबर देखोगे तो कलेक्शन एफिशिएंसी में भी अगेन एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि माइक्रो फाइनेंस को एक्सक्लूड करके जो बाकी के बुक्स में जो इनका कलेक्शन एफिशिएंसी है वो 99% पे स्टेबल है, 99.5% के आसपास स्टेबल है। एंड ये एक तरीके का हमको इंडिकेशन भी देता है कि आने वाले क्वार्टर्स में भी चांस यही है कि इनका जो बाकी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें ज़्यादा ग्रॉस एनपीए नहीं बढ़ेगा, बिकॉज आप देखोगे तो लास्ट 2-3 ईयर का डेटा इन्होंने ये शेयर किया है, एंड इसमें बहुत स्टेबल कलेक्शन एफिशिएंसी का नंबर है इस बैंक के लिए। एंड वही हमने डिस्कस किया है कि SMA1 SMA2 भी बैंक के लिए सिक्वेंशियली इंप्रूव हुआ है। प्रॉब्लम कहाँ पे आया, प्रॉब्लम आया माइक्रो फाइनेंस बुक के अंदर। सो अगर आप प्रोडक्ट वाइज देखोगे तो चाहे मॉर्गेज हो, व्हीकल हो, एमएसएमई हो, कंज्यूमर ड्यूरेबल हो, इवन क्रेडिट कार्ड जो बाकी सारे बैंकों के लिए एक बहुत बड़ा पेन बन गया आज के टाइम पे, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए हर एक प्रोडक्ट में जो SMA1 SMA2 का नंबर है वो इम्प्रूव हो रहा है। लेकिन माइक्रो फाइनेंस का जो नंबर है वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा खराब हो गया इनका। सो 2.5% का जो SMA1 SMA2 का नंबर है वो बढ़ करके 4.5% हो गया, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गया इनका SMA1 SMA2। तो पॉजिटिव चीज़ ये जरूर है कि बाकी बुक आपका अच्छा कर रहा है, लेकिन माइक्रो फाइनेंस आपका एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा खराब कर रहा है, बिकॉज पहले एक्सपेक्टेशन यही था, बिकॉज इंडस्ट्री में बाकी प्लेयर्स ने इवन आईडीएफसी ने भी बोला था कि H2 में हम थोड़ी सी स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो चीज़ होती हुई दिख नहीं रही है बैंक के लिए। देन इनका ग्रॉस एनपीए अगेन एक्सक्लूडिंग माइक्रो फाइनेंस इंप्रूव हुआ है, लेकिन आप अगर माइक्रो फाइनेंस का ग्रॉस एनपीए देखोगे तो ये भी ऑलमोस्ट डबल हो गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। SMA1 SMA2 भी ऑलमोस्ट डबल हो गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। क्रेडिट कॉस्ट लास्ट 9 मंथ्स के अंदर जो माइक्रो फाइनेंस बुक के अंदर है वो 8% का है। सो किसी भी एक लेंडर का जब किसी भी प्रोडक्ट के अंदर बुक के अंदर क्रेडिट कॉस्ट 8% तक चला जाएगा, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना सीवियर हिट उसको लगेगा उसके प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर, जो भी हम आगे देखेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए। रूरल रिटेल एसएमई बुक वाला जो है इनका एक्सक्लूडिंग माइक्रो फाइनेंस, इसमें एसेट क्वालिटी अच्छी है, मेन मेन पॉइंट वही है, लेकिन माइक्रो फाइनेंस आपका कंसिस्टेंटली हिट करता जा रहा है। सो माइक्रो फाइनेंस में अब जो इनका लोन बुक का कंपोजिशन है वो भी कम हो गया है, क्योंकि बैंक ज़्यादा फ्रेश लोन उसमें दे नहीं रहा है। तो आज के टाइम पे 4.8% का जो कंट्रीब्यूशन है वो इनका माइक्रो फाइनेंस बुक से आता है, बिकॉज ये वैसे तो एक हाई यील्डिंग प्रोडक्ट है, इसमें मार्जिन अच्छे होते हैं, लेकिन क्योंकि आपका कलेक्शन का प्रॉब्लम है, टाइमली आप रिकवर नहीं कर पा रहे हो, सो बैंक ने इसमें फ्रेश ग्रोथ करना काफ़ी कम कर दिया है। और इसका कलेक्शन एफिशिएंसी का अगर आप नंबर देखोगे तो ये एक और कंसर्निंग वाला पॉइंट है, क्योंकि एनपीए तो बढ़ ही रहा है, लेकिन अभी भी जो करंट मोमेंटम चल रहा है कलेक्शन का वो अच्छा अच्छा नहीं है, पॉजिटिव नहीं है इस बैंक के लिए। इस क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो इनका कलेक्शन एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा लो हो गया, अक्टूबर में 94%, देन नवंबर में थोड़ा इंप्रूव हुआ 98%, एंड दिसंबर में 98.6%। तो मतलब जो चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थर्ड क्वार्टर में सेकंड क्वार्टर के कंपैरिजन से थोड़ी सी स्टेबिलिटी दिखेगी, वो इनफैक्ट उसका अपोजिट हुआ है। थर्ड क्वार्टर इन टर्म्स ऑफ कलेक्शन एफिशिएंसी सेकंड क्वार्टर के कंपैरिजन में और ज़्यादा नेगेटिव हुआ है, बिकॉज जैसा हमने जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का रिजल्ट अभी डिस्कस किया था कुछ टाइम पहले, जहाँ पे उनका ऑलमोस्ट 30% जो बुक है वो अनसिक्योर्ड माइक्रो फाइनेंस है, उसका ग्रॉस एनपीए सीक्वेंशियली इंप्रूव हुआ।
एंड उनकी मैनेजमेंट ने क्लियरली बोला कि हमारा जो वर्स्ट पार्ट है वो अब कंप्लीट हो चुका है और यहाँ से हम एक अच्छी स्टेबिलिटी और धीरे धीरे पॉजिटिव ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले क्वार्टर्स में। तो एक्सपेक्टेशन वहाँ से बिल्कुल यही बना था कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जिसका सिर्फ 7-8% माइक्रो फाइनेंस बुक है, उसमें भी स्टेबिलिटी आनी स्टार्ट होनी चाहिए थर्ड क्वार्टर में। लेकिन ये जो आप नंबर्स देखोगे कलेक्शन एफिशिएंसी का, ये डिसअपॉइंटिंग है। अब मैनेजमेंट बोल रहा है कि अक्टूबर में क्योंकि फेस्टिवल सीजन था, हॉलीडेज वगैरह ज़्यादा थे, सो इसलिए हम टाइमली कलेक्ट नहीं कर पाए। लेकिन इन दी एंड अगेन आपका इसकी वजह से एनपीए का नंबर बहुत बढ़ गया है, आपका कलेक्शन एफिशिएंसी नेगेटिव लग रहा है और पॉजिटिव कमेंट्री नहीं आई है मैनेजमेंट की तरफ से। अब इस बुक को ये क्या कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट की स्कीम है सीजीएफएमयू, इसके अंडर ये इसको इंश्योर कर रहे हैं। अभी तक 58% बुक को ये इंश्योर कर चुके हैं। इनका टारगेट है कि आगे आने वाले क्वार्टर्स में इसको और इंक्रीज करना है। एंड अब लास्टली सबसे इंपॉर्टेंट, इनका पीएनएल का नंबर अगर हम देखें, सो 9 मंथ्स का अगर आप डेटा देखोगे तो स्टिल थोड़ा बहुत ठीक ठाक लगता है नंबर। नेट इंटरेस्ट इनकम 20% से ग्रो हुआ है, प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट 22% से इंक्रीज हुआ है। लेकिन पैट का नंबर 45% से गिरा है बैंक के लिए, क्योंकि प्रोविजंस का नंबर जो है वो डबल से भी ज़्यादा हो गया वाई वाई लेवल पे। बट यही नंबर अगर आप इनका थर्ड क्वार्टर का देखोगे तो थोड़ा सा और नेगेटिव रिजल्ट लगता है, क्योंकि नेट इंटरेस्ट इनकम सिर्फ 14 पॉइंट से इंक्रीज हुआ है बैंक के लिए। सो आई थिंक ये लास्ट काफ़ी सारे क्वार्टर्स में सबसे खराब नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट किए हैं नेट इंटरेस्ट इनकम के अंदर। अब सबसे मेन पॉइंट है कि इनका लोन बुक ग्रो हुआ है 22% पे, और कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट भी नहीं बढ़े, ऐसा नहीं है कि बोरोइंग कॉस्ट बढ़ गई है। सो वो भी स्टेबल है। स्टिल आपका जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो सिर्फ 14% से ग्रो हुआ है। क्यों? बिकॉज माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो, जो कि एक बहुत हाई प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है, एक हाई प्रॉफिटेबल सेगमेंट है इस बैंक के लिए, ये 22-23% का यील्ड चार्ज करते हैं अपने माइक्रो फाइनेंस बुक के ऊपर। एंड इनका कॉस्ट ऑफ फंड क्योंकि सिर्फ 6-7% है, तो इनको बहुत ज़्यादा मार्जिन मिलता है, बहुत हाई प्रॉफिट मिलता है उस प्रोडक्ट के अंदर। अब उस प्रोडक्ट में आपका एक तो एनपीए बढ़ना शुरू हो गया है, तो जो आपके प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स थे उसको आप एनपीए में कन्वर्ट कर रहे हो। दूसरा, आप फ्रेश डिसबर्समेंट नहीं कर रहे हो हाई पेस पे, उसका ग्रोथ घटता जा रहा है। और आप जो अदर सिक्योर प्रोडक्ट्स है, जैसे कॉर्पोरेट लोन है, होलसेल लोन है, जिसमें आपको हार्डली 10-11% का यील्ड मिलता है, उन पे फोकस कर रहे हो। सो उसकी वजह से इनका प्रॉफिटेबिलिटी गिरता जा रहा है। एंड इसीलिए नेट इंटरेस्ट इनकम सिर्फ 14% से इंक्रीज हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट सिर्फ 13% से इंक्रीज हुआ है। एंड क्योंकि प्रोविजन अगेन आपका डबल हो गया है वाई वाई लेवल पे, तो पैट आप देखोगे कि 52-53% से गिरा है इस बैंक के लिए क्वार्टर वाई वाई लेवल पे। एक पॉजिटिव चीज इसमें आप ये बोल सकते हो कि सीक्वेंशियली इनका प्रोविजन का नंबर कम हुआ है कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर। और आई थिंक इसकी वजह से लास्ट 3-4 क्वार्टर में ये पहला ऐसा क्वार्टर है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए जहां पे हमको क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे एक पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिली है इनके पैट के अंदर। लास्ट क्वार्टर में इनका वो एक जो टोल टैक्स का केस था मुंबई का, उसकी वजह से और एडिशनल इम्पैक्ट पड़ा था पैट पे। एंड इस क्वार्टर में क्योंकि वो चीज़ नहीं है, सो मे बी उसकी वजह से एक पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिली है। बट ओवरऑल रिजल्ट की अगर हम बात करें तो ऑफकोर्स काफ़ी खराब नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट करे हैं। एंड इसमें नेगेटिव चीज़ क्या लगती है कि जो एक्सपेक्टेशन था, जो इन्होंने सेट किया था मैनेजमेंट ने Q1 के कॉन कॉल में, Q2 के कॉन कॉल में, उसको ये अचीव नहीं कर पाए हैं। जो इनका माइक्रो फाइनेंस का पेन है वो कंटिन्यूड है। हाँ, पॉजिटिव चीज़ इसमें ये है कि जो अदर बुक्स हैं इनके, जो बाकी के प्रोडक्ट्स हैं, वो अच्छा कर रहे हैं और उसमें एसेट क्वालिटी इनफैक्ट इनकी इंप्रूव हुई है। अब अगर हम गाइडेंस की बात करें कि कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने क्या बोला है, तो एक जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि इनका जो क्रेडिट कॉस्ट, पहले इन्होंने गाइडेंस दिया था कि 2.25% तक रहेगा FY25 के अंदर। अब मैनेजमेंट कह रहा है कि ये और बढ़ सकता है, बिकॉज फोर्थ क्वार्टर में ये ग्रॉस एनपीए और ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने पूरे बैंक लेवल पे। माइक्रो फाइनेंस का जो एनपीए है वो थोड़ा सा और इंक्रीज होगा इनका फोर्थ क्वार्टर के अंदर, तो उनका जो एनुअल क्रेडिट कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्रेडिट कॉस्ट आपका इंक्रीज होगा तो ऑफकोर्स आपका पैट ग्रो नहीं करेगा, पैट में दोबारा से डी ग्रोथ आएगी। सो ये जो हम लास्ट 3-4 क्वार्टर से देख रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का कि पैट ग्रो नहीं हो रहा, मतलब शेयर होल्डर के लिए कोई रिवॉर्ड नहीं है, शेयर होल्डर के लिए कोई बेनिफिट नहीं है, वो ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा फोर्थ क्वार्टर में भी। और इनका पैट जो है एक्सपेक्टेड है कि डी ग्रो करेगा अगले क्वार्टर में भी। दूसरा, बैंक का क्या कहना है कि नियर टर्म में भी अगर आप देखो, मतलब पूरा FY26 में भी बैंक की गाइडेंस अच्छी नहीं है। इनका कहना है कि हमारा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है या जो नेट रेवेन्यू है हमारा, वो ज़्यादा हेल्दी ग्रो नहीं रहेगा उसका FY26 में, हार्डली 14-15% के आसपास का ग्रोथ रहेगा। उसका रीज़न अगेन यही है कि माइक्रो फाइनेंस का जो बुक है इनका, उसमें ये डी ग्रोथ चलता रहेगा। और क्योंकि वो एक हाई यील्डिंग प्रोडक्ट है, हाईली मार्जिन उसमें आपको मिलता है, और अब वो शिफ्ट होगा आपके बाकी सिक्योर प्रोडक्ट्स की तरफ जहाँ पे यील्ड मार्जिन कम है, तो इसलिए बैंक का जो रेवेन्यू है या जो नेट इंटरेस्ट इनकम है
वो ये सिर्फ 14-15% एक्सपेक्ट कर रहे हैं FY26 के अंदर। हाँ, उसमें एक पॉजिटिव ये है कि ओपेक्स भी नहीं बढ़ेगा, ऑपरेशन एक्सपेंसेस नहीं बढ़ेंगे बैंक के, बिकॉज ब्रांच वगैरह इन्होंने ऑलरेडी सेटअप कर ली है अपने। सो हार्डली 10% से अपने ब्रांचेस को बढ़ाएंगे, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। सो ओपेक्स इनका 13% के आसपास इंक्रीज होगा, लेकिन जो रेवेन्यू है, जो नेट इंटरेस्ट इनकम है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, उसमें भी सिर्फ 14% की ग्रोथ का बैंक मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है FY26 के अंदर। एंड जो इनका मैनेजमेंट का हमने बहुत सारे क्वार्टर्स में सुना है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म को लेकर के ये बुलिश हैं। मैनेजमेंट का कहना है कि FY27 से हमारा ग्रोथ अच्छा आएगा, देन उसके बाद आप देखोगे FY28, FY29, FY30, उनमें हम अच्छी ग्रोथ रिपोर्ट करेंगे, हमारा ROA का नंबर बढ़ेगा। लेकिन अगेन अभी वो चीज़ें देख करके हम बहुत ज़्यादा एक्साइट नहीं हो सकते, क्योंकि हमने 3 क्वार्टर पहले इस चीज़ को डिस्कस किया था, जब इन्होंने ये एक बड़ा शॉक दिया था मार्केट को अपने माइक्रो फाइनेंस बुक के लिए, कि ये पेन कब तक चलेगा इसका कोई आइडिया नहीं है, इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है। और हमने देखा कि क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर ये चीज़ें और ज़्यादा ख़राब होती गई बैंक के लिए। तो मैं सिर्फ उस मीडियम टर्म में होप को देखकर उसको देख करके मैं होप में नहीं बैठ सकता कि मीडियम टर्म में तो बैंक अच्छा करेगा। मुझे उसका कुछ साइन दिखना चाहिए, उस पर कुछ क्लैरिटी दिखना चाहिए, कुछ एटलीस्ट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ दिखनी चाहिए बैंक के लिए, तब मैं जाकर के कुछ इंटरेस्ट डेवलप कर सकता हूँ उस बैंक के लिए। अदरवाइज ऑफ कोर्स मतलब इस परफॉर्मेंस के साथ में तो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग लगता है, क्योंकि लास्ट 5-6 ईयर्स में अगर आप देखोगे IDFC फर्स्ट बैंक को, तो इन्होंने कस्टमर्स के लिए बहुत कुछ किया है, चाहे वो डिपॉजिटर्स हो या बोरोवर्स हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, इनका हर एक पार्ट पे बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने। लेकिन जो शेयर होल्डर्स हैं उनको इन्होंने अच्छे से रिवॉर्ड नहीं किया, मतलब शेयर होल्डर्स के लिए कुछ खास वेल्थ इन्होंने क्रिएट अभी तक नहीं करी है। एंड मैनेजमेंट का कहना है कि मीडियम से लॉन्ग टर्म में ये ज़्यादा ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स इनके अपने रीज़न हो सकते हैं, कि नया बैंक था, नए नए प्रोडक्ट्स इनको लॉन्च करने थे, ब्रांचेस सेटअप करने थे, कस्टमर का डिपॉजिट लेके आना था, ये सारे चैलेंजेस थे। लेकिन स्टिल एज अ शेयर होल्डर मेरे लिए कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ है लास्ट 5-6 ईयर्स में। एंड अभी मतलब कोई इंटरेस्ट बनता नहीं है इस परफॉर्मेंस के साथ में भी, देखना पड़ेगा आगे कैसा प्रोग्रेस होता है बैंक का। सो रिजल्ट अगेन अच्छे नहीं आए हैं, बाकी देखते हैं आने वाले क्वार्टर्स में कैसे इनका परफॉर्मेंस रहता है। कौन कॉल हुआ है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और बेटर इंसाइट मिलेगा। बाकी आपकी जो डाउट्स है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।